मजबूरी कहूं मैं कि वो एम्बिग्विटी को नहीं डील कर सकता है, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने अंग्रेजी के एग्जांपल ज़्यादा पढ़े हैं और हिंदी में भी हो सकते हैं, जैसे और रोको मत जाने दो बहुत फेमस है ना। अब रोकने के लिए कह लो जाने मत दो, या रोको रुको नहीं और जाने दो, दोनों अर्थ हैं उसके। तो कंप्यूटर में ये नहीं चलता कि भाई ऐसे जब दो अर्थ निकल लें तो कैसे आप उसको, इस एम्बिग्विटी को कैसे रिजॉल्व करेंगे। लिखने में आपने कॉमा कहाँ लगाया हो सकता है, बोलने में आपने कहाँ पॉज लिया, ये बात को समझा सकता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये पॉज जो हिंदी में हम ले रहे हैं बोलचाल में, ये हमको ये समझने में मदद करता है कि इसमें ये मतलब है। लेकिन जब कंप्यूटर में हम करते हैं तो इन चीज़ों का कई बार कोई मतलब निकल नहीं पाता है। तो इसलिए कंप्यूटर को बिल्कुल एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अब देखो कितना दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। एक कहता है कि मैं एम्बिग्विटी से नहीं डील कर सकता, एक में पूरी एम्बिग्विटी है। और हमारे एक मित्र कहते हैं एम्बिग्विटी नहीं होती लॉयर क्या करते हैं, मतलब वकील लोग एम्बिग्विटी ही खाते हैं, वही कहते हैं। तो इसलिए भाषा में इस एम्बिग्विटी का होना बहुत जरूरी भी है। एक तो ये समस्या है। दूसरी जो समस्या आती हम उसको बोलते हैं प्रिसीजन, बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, कि हम जो भी कहें बिल्कुल एग्जैक्ट कहें। कंप्यूटर वही समझता, आधा अधूरा नहीं समझा, इम्प्रिसिजन नहीं समझता। मैं उसका मतलब क्या समझाऊं, उदाहरण से समझाऊंगा। और भाषा में जो भी भाषा ले, चाहे हिंदी कोई, बहुत सारा इम्प्रिसिजन होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं डॉक्टर के कमरे के बाहर बहुत लंबा इंतजार किया, तो आप समझ गए कितना, 1 साल तो नहीं बैठाऊंगा ना मैं डॉक्टर के कमरे के बाहर, 6 महीने तो नहीं बैठाऊंगा, 1 महीने भी नहीं बैठाऊंगा। आप समझ गए कुछ घंटे या कुछ मिनट या कुछ घंटे तक मैंने इंतजार किया होगा, ये आप समझ गए हैं। अब मैं कहूँ बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई, तो आप तो कहेंगे नहीं कि 5 मिनट से बारिश नहीं हुई, ये तो नहीं समझे। या आप नहीं समझे कि भाई 1 महीने से आप लंबे, मगर आप 6 महीने साल भर की बात सोचेंगे। जब मैंने कहा बहुत लंबे समय से बारिश नहीं, इसी लंबे समय में जब मैं बारिश के संदर्भ में लंबा समय कर रहा हूं तो आपने कहा सालों की बात हो रही है। और जब मैं डॉक्टर के कमरे के बाहर इंतजार करने की बात कर रहा हूं तो घंटे मिनट की बात हुई है। तो ये जो हमारी समझ है, हमने संदर्भ से समझ लिया कि मैं डॉक्टर के कमरे की बात कर रहा हूं, बाहर की बात कर रहा हूं, तो ये कुछ मिनटों की बात है, घंटों की बात है। और मैं जब बारिश की बात कर रहा हूं तो ये सालों की बात है। ये हमने समझ लिया, बट कंप्यूटर नहीं समझेगा। ये जो इम्प्रिसिजन जिसको हम बोलते हैं, इम्प्रिसिजन जो भाषा में है, अब इसकी हिंदी क्या होगी पता नहीं, मैं कहीं है हाँ, जो भी कहें सटीकनेस, सत्यता, जो भी ये शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये भाषा में है। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये बहुत मुश्किल काम है, राइट। ये 2 चुनौतियां हैं। और तीसरी जो चुनौती आती है वो कहते हैं इनकम्प्लीटनेस, अपूर्ण। अब मैंने आपने खाना खाया, आपने कहा हाँ बस खत्म बात होगी, इतने में हो गया ना, हाँ खाना खाया, तो आप समझ गए। लेकिन कंप्यूटर में हाँ कहेंगे तो हाँ के मतलब हो सकते हैं, तो खाने से कहीं से भी जोड़ सकता है। ये एक समस्या है। ये 3 जिसको हम कहते हैं, हमने कहा एम्बिग्विटी, प्रिसीजन एंड इनकम्प्लीटनेस, ये भाषा का अपना गुण है। मुझको दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि आदमी ह्यूमंस के लिए इतना आसान नहीं कि इतने सारे वो पूरा बोले और पूरा समझे, इतना हमारी याददाश्त और मेमोरी नहीं है। इसलिए मैं कल उस दिन भी कह रहा था कि शेक्सपियर के टोटल नॉवल में 1,70,000 अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए हैं। रिपीट तो कई हो सकते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट जो रिपीट नहीं है वो 1,70,000 है। पूरे उनके उपन्यास और जो भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है उसमें केवल 1,70,000 अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए, ये काउंट किया गया है, राइट। अब हमने तो कहीं प्रेमचंद के साहित्य की हमने तो ये काम नहीं किया, लेकिन अब देखिए। और ये कहता है कि अपनी लाइफ में हम अंग्रेजी की स्पेशली बात होती, कहते हैं 10,000 शब्द ज्यादा हम इस्तेमाल करते, उससे ज्यादा नहीं करते। 10,000 से ज्यादा शब्द ना हम याद रखते ना करते हैं मैक्सिमम। तो हमारी कैपेसिटी यानी कि क्षमता हमारे दिमाग की इतनी है, राइट। और इसलिए हमें क्या है कि उसमें एम्बिग्विटी भी होगी, उसमें इम्प्रिसिजन भी होगा, इनकम्प्लीटनेस भी होगी, क्योंकि हमारी जो स्टोर करने की कैपेसिटी वो कम है। तो अब हमारे अंदर यह गुण है कि इस कम जानकारी से ही बहुत कुछ ज्ञान बढ़ा लेते हैं, बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यानी कि हमारे ब्रेन में एक कैपेबिलिटी ये है कि हम इसी चीज को प्रोसेस करके या लगा के, नियम कानून लगा लो के जो भी है, हम अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। मशीन की प्रॉब्लम क्या है कि उसको ये सब नहीं समझ में आता है, राइट। अब जैसे मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल कि मैंने रेस्टोरेंट में जो उठा और जेब में हाथ डाला तो मेरा
पॉकेट से पर्स गायब था। ये मैंने आप समझ रहे हो, मैंने रेस्टोरेंट में कुछ खाया होगा और जब पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने पर्स ढूंढा तो पर्स गायब था। तो आपने दो चीज़ें इसमें जान ली, एक क्या कि मैं कुछ खाया हूँ, रेस्टोरेंट की बात हो रही है, और पेमेंट करने के लिए पर्स ढूंढ रहा हूँ, ये आपने जान लिया। अब कंप्यूटर तो नहीं जान सकता कि भाई मैंने जब जेब में हाथ डाला तो पर्स गायब था, तो मैं रेस्टोरेंट में कुछ खाया होऊंगा और कुछ पेमेंट करने के लिए कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं कि जो हमारा अपना जो वर्ल्डली नॉलेज कहते हैं, जो हमारा दुनिया का, हमारा जो दुनिया से जो हमने ज्ञान लिया है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने निष्कर्षों के तक पहुंचने में, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्डली नॉलेज। दुनिया की जो भी ज्ञान हमारे पास है उसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है, जिसको आप संदर्भ भी कह लें, और बड़ा संदर्भ है भाई। अब क्या इतना बड़ा संदर्भ है, क्या आप कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट से लेके पता नहीं किस किस चीज की बात होंगी, कितना आप इतना संदर्भ, इतना बड़ा दुनिया का इतना संदर्भ आप कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते, और सारी चीजें कैप्चर भी नहीं कर सकते हैं। अब जब वो नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे? सारे सवाल यहां पर आके अटकते हैं। इसलिए मशीनी, जब भी हम मशीन से कुछ भी करेंगे तो उसकी अपनी लिमिटेशंस होंगी, राइट। मशीनी अनुवाद जो है, और जो मशीनी तकनीक से जो भी आप अनुवाद करें या प्राकृतिक भाषाओं के बारे में जो भी जानकारी, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे उसके उपयोग हैं, करेंगे, उनमें कुछ न कुछ कमियां जरूर रहेंगी। वो इसलिए हम कहेंगे, कई बार कहते हैं कि क्लोज टू ह्यूमन ट्रांसलेशन या क्लोज टू ह्यूमन, इंसानों के कितना करीब हमारे जो भी हम मशीन से कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट निकाल लें, वो इंसानों के कितने जो करते हैं उसका कितना करीब है, और एग्जैक्ट नहीं हो सकता कभी, राइट। तो मैंने 3-4 जो चुनौतियां बताई हैं, ये आप एम्बिग्युइटी, इंप्रेशन, इनकम्प्लीटनेस और द कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है, 4 चुनौतियां बताई मैंने, और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चुनौतियां है। और यही सारी हमारी, जो हम मशीन ट्रांसलेशन करें या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करें, प्राकृतिक भाषाओं को कैसे भी हम प्रोसेस करने की कोशिश करें, उसमें हर चीज में ये चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब तक इनके हल नहीं है तब तक सारे हल नहीं हो सकते। इनके कुछ कुछ सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन जो भी है वो पूरे परफेक्ट नहीं है, राइट, परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बात को बढ़ाएंगे, राइट। ये हमेशा ध्यान में रखना, चुनौतियां ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ाइए अब, है ना। अब ये मैंने उस दिन बात की थी, आप सब लोग बैठे, इसको स्किप कर दीजिए, राइट। एक मिनट रुकिए ना, जो पहली वाली तो हमने बात की थी, इसको भी हटा दीजिए, इसमें कुछ खास वो है नहीं। ये तो कितनी पॉपुलेशन इंडिया में हिंदी बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, वो सब उनके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए। अब ये वाली नहीं, वही वाली दिखाइए जरा, हाँ, ये बड़ा नहीं, वो जो डेटा जिसम था, हाँ। अब ये देखिए, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि दुनिया में 68 लिविंग लैंग्वेज की बात हो रही है, डट की नहीं, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज, भाषाएं ऐसी हैं जो विलुप्त भी हो गई हैं, तो वो भी भाषा, उनकी बात नहीं कह रहे हैं, ये लोगों का एस्टिमेट है। और 95% जो है लोग, ज़्यादातर 100 लैंग्वेज में काम हो जाता है। दिस इज व्हाट असेसमेंट आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मशीन ट्रांसलेशन में मार्केट देखेंगे, कुछ लोगों का प्रोजेक्शन है, ये सब ये है कि भाई जो $30 बिलियन का ग्लोबल मार्केट 2010 की बात है, और 2022 में इसकी प्रोजेक्शन था कि $982 मिलियन। ये पूरा दुनिया का जो मार्केट की बात हो रही। हम, क्योंकि हम लोग हिंदी में उतना काम नहीं करते, तो इसलिए हम पीछे रहते हैं। अब यूरोपियन लैंग्वेज देखिए, यूरोपियन यूनियन ने कई प्रोजेक्ट सारी यूरोपीय भाषाओं के बीच अनुवाद के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, और बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा। आप EU की साइट, यूरोपियन यूनियन की साइट, वेबसाइट पर कभी भी जाएंगे तो बहुत सारे कॉर्पस यूरोपीय भाषाओं के, उसमें हिंदी चाइनीज के भी कॉर्पस मिलते हैं। ये अभी परसों में एक दिन काम करता, मुझे करीब 31 मिलियन सेंटेंसेस का हिंदी कॉर्पस मिला। कॉर्पस का मतलब है कि जहाँ, जैसे आपको करना कि एक तरह से डेटा, कितना आप डेटा आप इकट्ठा एक साथ कर सकते हैं, इस सेंस में लीजिए। और बाकी भाई नहीं समझते हैं कॉर्पस क्या? हाँ, देखिए कॉर्पस, अभी आता हूँ कॉर्पस पर, थोड़ा धीरे आऊंगा अभी। मतलब आप यूँ मान के चलिए कि एक जगह पर उन्होंने इतने सेंटेंसेज हिंदी के स्टोर कर रखे हैं, उसको आप जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए इस्तेमाल करें।
ऐसी चाइनीज की मैं चाइनीज हिंदी ट्रांसलेशन देख रहा था, तो मुझे डेटा चाहिए था, चाइनीज मुझे आती नहीं। हमने एक मित्र से कहा देखते हैं भाई क्या है, तो ऐसे उनके चाइनीज के भी थे। तो अब जब जिन लोगों ने क्रिएट किया बनाया होगा इतने सेंटेंसेस, 31 मिलियन सेंटेंसेस, यानी 310 लाख, 3 करोड़ हो गए, करीब 3 करोड़ सेंटेंस बनाने में कितना टाइम इकट्ठा, और उनको देखना कि सही है कि नहीं है। उनने कैसे किया, उन्होंने वेब से क्रॉल किया, जो वेबसाइट है उनसे उन्होंने हिंदी के सेंटेंस लिए, बट लेकिन वो गलत ही हो सकते हैं। जिसने उनको क्रॉल करके इकट्ठा किया उसकी भी नौकरी है। फिर उसके बाद उनको वेरीफाई करना कि सही है कि नहीं है, उसमें आपको हिंदी भाषा का कोई एक्सपर्ट चाहिए जिसने ये देखा होगा कि जो 3 करोड़ सेंटेंसेज है वो सही है कि नहीं हिंदी भाषा की दृष्टि से। तो एक आदमी तो काम किया, कितने टाइम लगा होगा इतने सेंटेंस को देखने में, है ना। इतना 3 करोड़ कम थोड़ी होते हैं। एक दिन में हम कहते हैं हम कुछ सेंटेंस देंगे, आज चाय पीते हैं भैया, ऐसा होता ना, मन कहाँ मन करता है, तो बोरिंग लगता है, एक ही तरह का आप काम कर रहे हैं। सो आप एफर्ट देखिए लोगों के कि कितना इसमें टाइम लगा होगा। आगे बढ़ा दो भाई, ये तो हमने ऐसी ये दिखाने के लिए, ओके। अब मैं थोड़ा सा आता हूं कि जो मशीन ट्रांसलेशन की टेक्निक्स पे जाने से पहले 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसको देखिए, देखिए अभी मैं नीचे से ऊपर चल रहा हूं थोड़ा सा, मेटाफर्स की या इडियम्स की कोई बात नहीं करता, ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि किसी मुहावरे का ट्रांसलेशन कर दो, पॉसिबल नहीं है। किसी लोकोक्ति का कर दो, नहीं पॉसिबल है। मुहावरा लिखा कुछ है, उसका अर्थ कुछ होता है नहीं। और कविताओं का कर दो, और मुश्किल है। तो वहां तक तो कोई बात ही नहीं करता, कविता, मुहावरे, लोकोक्ति, इनकी ट्रांसलेशन की बात अभी होती नहीं, होती भी है तो बहुत कम लोग कभी कभार करते हैं, बट हमें तो यहाँ हिंदुस्तान में कोई करते नजर नहीं आया। विदेशी लोग कभी कभी कुछ करते हैं बात, राइट। तो ये तो आपका मशीन ट्रांसलेशन के फील्ड से ही बाहर हो गया, राइट। और सबसे बड़ा चैलेंज मैंने कहा था, एम्बिग्यूटी सॉल्व कैसे करेंगे एम्बिग्यूटी को, वो उसके इर्द गिर्द काफी। तीसरी बात जो आती है, हमने कहा कि प्रोनाउन रिजोल्यूशन। राम ने कहा कि फलाना होगा, फिर वह उस दिन, अब वह कौन सा हुआ। एक अंग्रेजी में बड़ा सेंटेंस है, वो कहते हैं कि भाई कि आपने चाकू से उसको काटा, है ना, तो आपको ये पता होना काटने का हथियार चाकू ही है। चाकू की कोई और चीज कर देंगे तो क्या होगा, मतलब ये तो हम समझते हैं चाकू काटने के लिए, मशीन तो नहीं समझती चाकू काटने के लिए। आपको राम ने मोहन को काटा, राइट, किससे काटा, सोहन से काटा। सोहन काटने की वस्तु नहीं है ना मशीन। अब ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से मशीन इसको सही बता देगा आपका। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ग्रामर और व्याकरण की दृष्टि से सही सेंटेंस है कि सब्जेक्ट कर्ता, राइट, और उसके बाद कर्म, उसके बाद आपका क्रिया आ गई। हिंदी में इसको SOV कहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में SVO कहते हैं। वर्ड ऑर्डर की जो बात हो रही है, वर्ड ऑर्डर के हिसाब से ठीक है, बट ये सेंटेंस कोई इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई सोहन कोई काटने की चीज नहीं है। मतलब आपको चाकू से काटा तो बात बनेगी, चाकू काटने की चीज है। तो ये जो अब ये नॉलेज आप सिस्टम को, कंप्यूटर को कहां से देंगे। अच्छा, सारी नॉलेज आप स्टोर फीड नहीं कर सकते हैं। सारी नॉलेज फीड नहीं की, हमें पता ही नहीं कितना नॉलेज, हमें भी नई नई नॉलेज मिलती रहती है, खुद हमें नहीं पता है। तो एक सारी नॉलेज फीड नहीं हो सकती है। और जो प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं कि एक बड़ा सा आप कोई गद्य का एक टुकड़ा लीजिए, वो उसने कितनी बार आता पता नहीं, किसको वो, है ना, कि राम ने मोहन को फलाना कहा। उसने, किसने, राम ने कि मोहन ने। उसने राम को कर रहा है इंडिकेट कि मोहन को कर रहा है, राइट। हम तो समझ जाते हैं क्योंकि हम इतने कई चीजें हम कॉन्टेक्स्ट समझते। राम ने मोहन से कहा कल वहां जाना है, उसने फिर कहा कि नहीं जाएंगे। अब उसने किसने कहा, अब कहने वाला मोहन है, अब हमने शायद मोहन ने कहा या जितने। लेकिन कंप्यूटर की समस्या है कि जब आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो किस नाउन के लिए, किस संज्ञा के लिए सर्वनाम इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपका बहुत बड़ा डिस्कोर्स है, बहुत बड़ा पद्य का गद्य का पीस है, उस पीस में उस सर्वनाम को आप कैसे जानेंगे कि किस संज्ञा के लिए सर्वनाम यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ। इसको भी रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल काम होती है, क्योंकि बहुत 4 सेंटेंस के बाद वो आ गया। 4 सेंटेंस बाद पहले सेंटेंस में नाम आया, बीच में 3 सेंटेंस और आए, और चौथे वाक्य में आ गया वहां।
अब आपको चौथे सेंटेंस से अंदाज लगाना कि पहले सेंटेंस में जो संज्ञा इस्तेमाल है ये वो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम तो समझ जाते हैं बोलचाल में। तो इसको हम कहते हैं प्रोनाउन रिजोल्यूशन प्रॉब्लम। ये एक बड़ी समस्या है लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। और सबसे एक और जो है ना एम्बिग्युइटी के साथ साथ जो वर्ड सेंस हम कहते हैं, ये आजकल बहुत एक एरिया, इसको बोलते हैं वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। किसी शब्द का किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है उसको आप कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल है कि राम ने बैलों को खेत पर जोता। राम ने बैलों को जोता, आप समझ गए। राम ने मोहन को काम पर जोता। दोनों में जोतने की बात हो रही, चाहे आप बैलों को खेत पर जोते हैं या मोहन को काम पर जोते, लेकिन दोनों में जोतने का मतलब अलग अलग है। खेत में तो आपने बैल के कंधे में वो क्या बोलते उसको, वो जोता होगा, फिर आप जुआ, फिर उसके बाद आप जो है हल चलाए होंगे। जब मोहन को काम पर तब तो उसके कंधे में कुछ डाल के आपने हल तो नहीं चलवाया ना, राइट। तो जो जोतने का जो अर्थ है, एक केस में खेत जोतने से है बैल को, और दूसरे में जोतने का अर्थ काम पर लगाने से है, जो काम पर लगाया। तो ये जो अलग अलग सेंस है, जोतने के दो सेंस निकल गए, और भी सेंस हो सकते हैं, राइट। तो इन सेंसेस को आप कैसे डिसएम्बिगुएट करेंगे, राइट। और ह्यूमन नॉलेज की जहां तक बात है, हमने कहां से जाना है, हमने अभी जिसको दुनियादारी आप कहते हैं, दुनिया में बढ़ते बढ़ते देखते देखते ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से हमने सीखा कि जोतने का क्या मतलब होता है, खेत में जोतने का। तो जो वर्डली नॉलेज जो मैं कह रहा था, ये जो है ना वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो ये भी एक बड़ा जो इधर काम करते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, बहुत बड़ा एरिया है, राइट। बट असली बात है कि जो हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, देखिए मैं पहले दूसरे की बात करता हूँ, फिर पहले पॉइंट की बात करूँगा। हमने कहा दूसरे पॉइंट में मशीन एडेड ट्रांसलेशन, जो हमारे नवीन जी कह रहे थे, और बात सही है कि आज की तारीख में कोई भी अनुवाद जो मशीनी अनुवाद है आपको सही अनुवाद नहीं करता है। कुछ छोटे वाक्यों का कर सकता है बट सारे का नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, उसको पोस्ट एडिटिंग करेंगे। उसके बाद जब ट्रांसलेशन होके आएगा तो फिर आप जहां गलतियां उसको ठीक करिए, पोस्ट एडिटिंग। इसका मतलब मशीन ने कि बहुत बड़े एक टुकड़े को जिसमें आपको बहुत टाइम लगता, एक स्तर पर ट्रांसलेशन करके दे दिया, फिर आप कम समय में उसको सुधार सकते हैं। तो मशीन ने आपको सहायता की ना, जो कहते कि मशीन समर्थक, जो भी शब्द हिंदी में समर्थित अनुवाद, तो मशीन एडेड ट्रांसलेशन। तो असली में जो हम अभी करते हैं तो मशीन एडेड ट्रांसलेशन ही है, बिना पोस्ट एडिटिंग के आपका ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, राइट। और जो पहली बात मैं जो कह रहा था, पहला पॉइंट पर अब आता हूं कि जितने भी अनुवाद हैं, कोई भी अनुवाद का सिस्टम ऐसा नहीं कि आप बहुत एक जनरल सामान्य अनुवाद का सिस्टम बना दे कि उसमें कुछ भी दे तो वो कर देगा। इसलिए लोग जब भी काम करते हैं कहते हैं हम डोमेन स्पेसिफिक सिस्टम बनाएंगे। हम किसी जैसे टूरिज्म के लिए हम अनुवाद का बना देंगे, हिंदी चाइनीज टूरिज्म के लिए, उसमें क्या टूरिज्म से लेकर संबंधित डेटा लीजिए, तो आपका बहुत कम हो गया ना। उससे संबंधित जितना डेटा सब ले लीजिए, वो टूरिज्म को लेकर काम कर लेगा। अब हेल्थ से रिलेटेड हम करेंगे तो ज्यादातर लोग जो काम करते हैं वो किसी एक डोमेन को लेकर काम करते हैं, या तो उनने टूरिज्म ले लिया, हेल्थ ले लिया, कुछ और ले लिया, तो उसी को लेकर वो ट्रांसलेशन करते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सीडक ने काम किया था, उसने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन। तो ऑफिशियल भाषा बहुत लिमिटेड एक अलग संदर्भ में इस्तेमाल होती है। आम कुछ ही शब्द होते हैं और कुछ ही सेंटेंसेज होते हैं, उनको आप प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। तो उन्हें सिस्टम बनाया कि भाई हिंदी में हम हिंदी अंग्रेजी का ऑफिशियल लैंग्वेज ट्रांसलेशन का सिस्टम बनाएंगे। और काफी सक्सेसफुल भी रहा हो, इसलिए रहा कि आपने बहुत लिमिटेड अपने को कर दिया है। तो एक लिमिटेड सिस्टम बनाना तो काफी हद तक संभव है, लेकिन आप एक सामान्य सिस्टम बना दें जो कि किसी भी सेंटेंस को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का मुश्किल काम है। उतना डेटा और उतना ट्रेनिंग हम नहीं कर सकते, ये बात है। ओके, तो तीसरा जो लोग काम करते हैं, जो आप इसको बता दूं, क्रॉस लिंगुअल जो मैं कह रहा हूं, उसका मतलब ये है कि भाई पहले उसको हिंदी में हमने कुछ कहा तो पहले अंग्रेजी में बना लो, उसके बाद आगे अंग्रेजी में काम करो। मैंने जैसे आप गूगल पर सर्च मारते हैं ना, हम अंग्रेजी में लिखते हैं सर्च, पहले अंग्रेजी में लिखते थे, बहुत सारी चीजें अगर हिंदी में सर्च मारेंगे तो नहीं आएगा। तो हमने हिंदी में लिखा, उसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, फिर सर्च किया पीछे,
फिर जो डेटा है फिर उसको लाए, फिर जाके हिंदी में आपको बताया। मतलब इस तरह की चीज़ों को हम कई बार जो है ना क्रॉस लैंग्वेज IR कहते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जो भी आप इंफॉर्मेशन वहाँ रखिए उसको कैसे आप ढूंढ के लाए, रिट्रीव करें मतलब वहाँ से। और बहुत अभी एक अच्छा ये चल रहा है कि बहुत सारे ऑफिशियल लोग होते हैं, वाइस चांसलर, रोज तो अखबार नहीं पढ़ेगा इतने सारे। NLP हाँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। बहुत बार जो है जैसे वाइस चांसलर रोज अखबार, इतने अखबार आते हैं, अब वाइस चांसलर बैठ के रोज अखबार पढ़ने लगे तो हो गया मतलब टाइम खत्म। तो इसलिए कई बार लोग उसकी समरी बना के देते हैं कि सर आज पुराने अखबार में JNU के बारे में ये खबर, उसकी एक शॉर्ट समरी बना के देंगे। वाइस चांसलर उतना पढ़ने का टाइम नहीं है, तो सारे अखबारों का ले, हिंदू में ही आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, क्या कहते हैं जनसत्ता में ही आया था, फलाने में एक समरी बना के पेश कर दी। तो एक आ रहा है कि भाई क्या हम मशीन से भी ऐसी समरी बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक समराइजेशन। ये डेटा आजकल न्यूज़पेपर जो है डिजिटल फॉर्म में आती ही आया, उसने आप JNU का न्यूज़ ढूंढा और अगर आपके पास कोई सिस्टम है उन्हें समरी बना दी, अपने VC के सामने पेश कर दी, सर ये समरी है, अखबार में ये खबर है। ये भी एक एरिया है जिसमें लोग काम कर रहे हैं आजकल कि हम ऑटोमेटिक समराइजेशन पर काम कर रहे हैं, राइट। इसमें कोई ट्रांसलेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट इसमें सिंपली ये है कि भाई आप कैसे समरी करेंगे। वो एक कहते हैं कि नहीं जी हमने सब कीवर्ड जो मेन शब्द ले लिए, उससे हमने कुछ सेंटेंसेस बना लिए, काम बन गया। लेकिन वो कई बार सही मीनिंग नहीं देता है। जब तक हम उसके भाव को न समझें और भाव को समझ के न बनाए समरी, तब तक उसका कोई खास मतलब नहीं है। तो जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव, भाव को समझ के हम समरी बनाए। तो ये भी एक राइट। और एक और बड़ी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो भी हम टूल टेक्निक्स जो भी बना रहे हैं उनको हम इवेल्युएट कैसे करें कि सही है कि नहीं है। ये भी अपने आप में एक बड़ा एरिया है रिसर्च का, जहाँ कंप्यूटर साइंस वाले भी रिसर्च करते हैं, जहाँ जब हम काम करेंगे तो हमें हिंदी के लोगों की जरूरत पड़ती है समझने के लिए कई चीज़ों को। तो आपने सिस्टम तो बना लिया, अच्छा है कि नहीं है कैसे पता लगेगा, कौन बताएगा। अगर मैंने ट्रांसलेशन करके दे दिया, कौन बताएगा ट्रांसलेशन सही है कि नहीं है। मैंने हिंदी से चाइनीज में कर दिया, कौन बताएगा चाइनीज सेंटेंस जो ट्रांसलेट हो गया है ठीक है कि नहीं। कोई चाइनीज का एक्सपर्ट बताएगा ना, मैं तो चाइनीज नहीं जानता। और हिंदी में भी हो सकता है मैं कई चीज़ें नहीं जानता हूँ, कई चीज़ें मैं हिंदी तो नहीं पढ़ाता हूँ, बोलचाल की हिंदी ठीक है, हम रोज जिनमें बोलते हैं, और लेकिन हिंदी के एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं, आगे बढ़ना। हाँ, अब अगला प्रश्न आता है कि भाई हम ट्रांसलेशन कैसे करें। ट्रांसलेशन करने की, मशीन से जो अनुवाद होता है उसको अनुवाद करने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, राइट। जो सबसे पहले जो लोगों ने शुरू किया था, जिसको लोग इसमें नॉम चॉम्स्की से शुरू होता है 56 से, वो अपना ट्रांसफर बेस्ड अप्रोच वहीं से शुरू होती है, ग्रामर सब। और चॉम्स्की साहब कहते हैं कि भाई कि हर आदमी ऐसे पैदा हुआ कि उसके अंदर दिमाग में कोई ग्रामर है, इनेट स्ट्रक्चर है, इनेट ग्रामर है, पैदाइशी। उनका ये एक थ्योरी आई थी। तो वहीं से शायद वहीं से कंप्यूटर साइंस वालों ने पकड़ना शुरू किया कि ये कुछ है। तो कहते हम जब पैदा होते जो भाषा उसकी ग्रामर सीख जाते हैं, सब सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं, मतलब इसके मतलब हमारे अंदर सीखने की कुछ चीज़ तो है दिमाग में जिससे हम सीख रहे हैं, पैदा होते ही होगी ना, नहीं तो नहीं सीखते। तो वो चीज़ क्या है, मतलब जब तक उस चीज़ को ना समझा तब तक हम पता नहीं क्या करते हैं, राइट। तो पहले लोग जिसको कहते हैं हम ट्रांसलिटरेशन, कई बार डायरेक्ट ट्रांसलेशन, शब्द का शब्द से आप सब्स्टिट्यूशन करते थे। बहुत खराब अप्रोच है, और जिसमें जो है कोई ट्रांसलिटरेशन कई बार शब्द कहते हैं कि आप एक लैंग्वेज के उसके समानांतर दूसरी लैंग्वेज के शब्द ढूंढे और अदला बदली कर दी, कैसा ट्रांसलेशन होगा देखिए, अर्थ का अनर्थ बहुत जगह होगा उसका। तो शुरुआत वर्ड बाय वर्ड जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है यहाँ से लोगों ने शुरू किया, राइट। और मैं थोड़ा सा डिविएट करूंगा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, थोड़ा बीच में इंटरेस्ट भी थोड़ा पैदा होना चाहिए। आजकल आप बहुत ज़्यादा AI सुनते होंगे ना, सुना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल मैं एक स्टोरी सुना दूं बीच में थोड़ा सा देर के लिए। 1940 में कहते टूरिंग टेस्ट कहते थे कि मशीन कितनी इंटेलिजेंट है, आदमी के बराबर है कि नहीं है। तो एक टेस्ट किया गया, टूरिंग टेस्ट कहते हैं उसको। कैसे किया गया, बगल के कमरे में, एक कमरे में एक आदमी को बैठा दिया और दूसरे कमरे में दूसरे आदमी को बैठा दिया, दो कमरे में दो लोगों को बैठा दिया। और पहले कमरे वाले को ये पता नहीं कि दूसरे कमरे में कौन बैठा है, और उधर वाले को ये पता नहीं कि इस कमरे में कौन बैठा है, और मुझे भी पता नहीं कौन बैठा है अंदर, जब मैं यहाँ से टेस्ट ले रहा हूँ मुझे भी पता नहीं। तो हमने उनको कुछ चीज़ दी, अंदर एक पर्चा डाला और सेम पर्चा दोनों जगह डाला,
और दोनों ने उसका जवाब नीचे से, दरवाजे के नीचे से जवाब दे दिया। कोई भी प्रश्न आपने पूछ लिया मान लिया, राइट, और दोनों का जवाब एक जैसा, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा, आसान, दोनों का एक जैसा जवाब है, हम दोनों आदमी इंटेलिजेंट है, ठीक ठाक है, मतलब तो ये ह्यूमन लेवल हो गया। अब उसके बाद जो काम किया, उसके बाद एक कमरे में कंप्यूटर डाल दिया, एक कमरे में आदमी की जगह वो कंप्यूटर को बैठा दिया, एक कमरे में आदमी और एक कमरे में कंप्यूटर, राइट। अब आदमी को ये पता नहीं कि बगल में कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो खैर पता होना ही नहीं है कौन बैठा है, लेकिन आदमी को पता नहीं कि बगल में कंप्यूटर है। फिर दोनों को सवाल पूछा गया और कंप्यूटर ने भी सही जवाब दे दिया और आदमी ने भी सही जवाब दिया। अब उसने कहा कंप्यूटर ने सही जवाब देता है, इसका मतलब कंप्यूटर भी आदमी के बराबर इंटेलिजेंट है, ठीक है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि भाई कंप्यूटर्स उतने ही इंटेलिजेंट है कि जितने, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ से शुरुआत होती है। बट कुछ लोगों ने कहा नहीं जी ये सब गलत है, जो उसके विरोध में आए उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की, उन्होंने कहा कि बैठा दो एक कमरे में कंप्यूटर एक में आदमी, उन्हें चाइनीज के लिखा कुछ चाइनीज में, दोनों में डाला, मशीन ने भी कहा चाइनीज है और आदमी का भी जब चाइनीज है, उन्होंने वाह बढ़िया भाई, जो मशीन भी जैसे आदमी ने पहचाना चाइनीज है, मशीन ने भी पहचाना, मशीन भी उतनी इंटेलिजेंट जितना आदमी है। उन्होंने नेक्स्ट काम किया, उसका मतलब क्या है इसका चाइनीज का बताओ। आदमी तो लिख के बता दे इसका मतलब ये है, मशीन तो नहीं बता सकते मतलब क्या है, राइट। तब उसने कहा कि अब तो फेल हो गया ना टेस्ट, कि उसने वो जो आकृतियां थी वो तो पहचान ली कि चाइनीज है और बिना मतलब समझे हुए पहचाना। तो उसने ये कहा कि आप जिसको इंटेलिजेंस का टेस्ट कह रहे हैं कि कंप्यूटर भी उतना ही इंटेलिजेंट है, मशीन ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये कंप्यूटर को बेवकूफ बनाने का तरीका है। आप इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं और उसको बेवकूफ कितना बनाया जा सकता है इसका टेस्ट ले रहे थे जो इसके विरोध में खड़े थे। तो एक बड़ा डिबेट चला उस समय ये कि भाई ये कोई, राइट, तो बात भी सही है कि आप, उसने एक पैटर्न पहचाना बता दिया लेकिन वो मतलब नहीं जानता है। तो ये जो ऐसे तो मशीन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाद ऐसे होता गया, और लेकिन मशीन ट्रांसलेशन की जो हम अभी मेथड की बात करते हैं, जो शुरुआत हुई वो सेकेंड विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से। और दूसरी कई बार युद्ध का मैं समर्थक नहीं हूँ, राजा भी चल रहा, हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, हम तो शांति के समर्थक हैं, लेकिन युद्ध कई बार जो है ना उसमें कई चीजें नई नई निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी युद्ध से यह शुरू हुआ कि भाई कोई मशीन ट्रांसलेशन नाम की चीज होनी चाहिए। कैसे जर्मन पायलट इंग्लैंड में करते, जर्मनी में बोलते थे, नीचे वालों को समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। अगर कुछ जर्मन आती है तो पता लग जाता क्या होने वाला है। जब इंग्लिश पायलट जाके बमबार जर्मन पर करते थे, जर्मन वालों को इंग्लिश नहीं आती थी, उनका अगर कोई ट्रांसलेशन का कोई मेथड होता तो हमें पता लगता क्या वो कह रहा है, राइट। एक तो ये समस्या, तो तब उन्हें लगा कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो मशीन ट्रांसलेशन नाम की चीज होनी चाहिए, जो कंप्यूटर से ट्रांसलेट कर दे तो हमें पता लग जाएगा क्या। एक तो वहां से शुरू हुआ और स्पेशली रशियन ने शुरू किया। दूसरा जो सेकंड, देखिए मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैं इस आने से पहले कि दूसरा इजाद है उनका, अब जब लैंग्वेज भी आ गई फिर क्या करें, फिर कोडिंग करनी शुरू की। ऐसा करो कि जिसको आप कहीं आपके जो व्हाट्सअप चलते इनक्रिप्टेड है कि नहीं आप कहते ना, वो इसलिए कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, जो भी अगर भाषा भी समझ गई फिर क्या करो, फिर ऐसा ना कोड में डाल के दो ताकि कोड समझ में आए उनके। तो ये कई चीज और इजाद हुई, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। असली मेरा मकसद था कि जो मशीन ट्रांसलेशन की जो शुरुआत एक्चुअल में हुई वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, जब लोगों को इसकी जरूरत पड़ी कि पायलट किस भाषा में बात कर रहा है, वहां से इसकी जरूरत महसूस की गई। मैं ये मकसद से कह रहा हूँ। बट एनीवे, उसके बाद जब हमने कहा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, तब 90s में और 70s में स्पेशली, वैसे तो पहले ये कॉन्फ्रेंस 57 के करीब हो गई थी, 60s में सॉरी, फिर लोगों ने कहा नहीं जी ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, अब हम ट्रांसलेशन की तो दूसरी अप्रोच होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रूल बेस्ड। व्याकरण के रूल होते हैं, ग्रामर के रूल हैं सबके, तो उन व्याकरणों के रूल से, नियमों से हम मशीन एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करें। जैसे आपने कहा कि भाई ये SVO ऑर्डर है, ये SOV ऑर्डर है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब वन, कर्ता और क्रिया देन कर्म। तो ऐसे कई रूल हैं जो ग्रामर के रूल हैं। तो उन्होंने रूल हम पहले सेंटेंस को लें, फिर उसको रूल के हिसाब से एनालाइज करें, और फिर जो है ना उसका दूसरे ग्रामर में उसका क्या रूल होगा वो देखें, दूसरी भाषा के ग्रामर में क्या रूल होगा, फिर शब्दों को उसी हिसाब से
शब्दों का ट्रांसलेशन करके उनको उस रूल में फिट कर दें तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, राइट। तो जिसको हम बोलते हैं रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम, ये अप्रोच चली, बहुत दिन तक चली। और बहुत सारे ट्रांसलेशन सिस्टम इंडिया में भी, जैसे आंग्ला भारती की हम बात करते हैं, तो वो भी इसी रूल बेस्ड अप्रोच में बनाया आईआईटी कानपुर ने। उन्होंने व्याकरण के रूल लगाए और जो हिंदी के सेंटेंस हिंदी के रूल के हिसाब से एनालाइज किया और फिर करस्पॉन्डिंग रूल्स अंग्रेजी में देखे और हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में बनाया और रूल्स में फिट कर दिया, तो आपका वो सही ऑर्डर भी सही आ गया और ट्रांसलेशन हो गया। ये किया। लेकिन इसकी जो समस्या वो है कि हर दो लैंग्वेज के बीच में आपको ट्रांसफर रूल्स, मतलब एक लैंग्वेज के जो व्याकरण के रूल है उनके दूसरे ग्रामर के व्याकरण के रूल में बदलने का, ट्रांसफर करने का तो पता होना चाहिए ना, कैसे होंगे मतलब। वो हर दो लैंग्वेज के बीच में आपको करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश वहां बनाना पड़ेगा आपको हिंदी पर्शियन वहां भी बनाना पड़ेगा आपको। फिर कहा जी हिंदी रशियन, उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। हर दो भाषाओं के बीच में आपको उनके ग्रामर्स के रूल्स को बना के वो कैसे एक दूसरे में बदलेंगे, ये सब आपको करना पड़ेगा, कोडिफाई। इसमें बहुत सारे, एक तो ये है इस प्रक्रिया से निजात पाने के लिए कि नहीं जी इससे बेटर सिस्टम क्या हो सकता। मैंने कहा नहीं जी ऐसा है, इतने सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है रूल्स की। आप एक ऐसा नियम निकालिए, एक ऐसा बनाइए कि हम किसी भी भाषा के रूल हम जानते हैं उससे हम एक ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दें जो लैंग्वेज से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज हो, इंटरलिंगुआ जिसको मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे फॉर्मेट में बदल दो कि वो उसको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद वहां से आप दूसरी लैंग्वेज बदल दो, तो फिर आपको दो ही लैंग्वेज के, जिस लैंग्वेज को आप दो लैंग्वेज के भी उनके बारे में आना चाहिए, और फिर लैंग्वेज से इंटरलिंगुआ में, इंटरलिंगुआ से दूसरी लैंग्वेज। इंटरलिंगुआ का मतलब क्या है देखिए, इंटरलिंगुआ का मतलब यह है कि किसी ने कहा कि जैसे राम चाकू से आम काटकर खाता है। अब आपने कहा जी राम करता है, राइट, इज हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको, एक्टर है, जो एक्ट कर, हाँ सब्जेक्ट और एक्टर, जो बेसिकली सब्जेक्ट में भी वो एक्टर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हवा चलती है, हवा चलती में हवा सब्जेक्ट है कि नहीं है व्याकरण के हिसाब से, बताइए। हिंदी के विद्यार्थी ने हमने जानकर, हवा चलती है तो हवा सब्जेक्ट है कि नहीं है, करता है कि नहीं है, क्या है, थोड़ा सोच के तो बताइए। हैं नहीं, मगर करता है कि नहीं, सब्जेक्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट के भी कई टाइप्स, उसी में आ रहा हूं मैं। अगर आप इसको कर्ता से सवाल कीजिए, हाँ हाँ कौन सवाल करेंगे, जो जवाब आएगा वो करता हुआ। क्रिया से शब्द कीजिए कौन, तो जो जवाब आएगा वो करता है, और क्या तो जो जवाब आएगा वो कर। अब देखिए राइट, अब मेरा हमने सब्जेक्ट मतलब एक्टर नहीं हो सकता, हवा कोई एक्शन नहीं कर रही है। सब्जेक्ट हमेशा कोई एक्टर हो जरूरी नहीं है, मतलब है ना, वो कोई काम कर रहा है ऐसा जरूरी नहीं। हवा काम नहीं कर रही, कुछ भी चल रही है बस। लेकिन राम जब चाकू से आम काटा, राम कोई काम कर रहा है, काटने का काम कर रहा है। यहां राम सब्जेक्ट भी और एक्टर भी है, एक्शन भी कर रहा है। तो जब इंटरलिंगुआ, कोई एक्टर कौन है और वो एक्टर क्या एक्ट कर रहा है, उसकी मतलब क्रिया क्या है, एक्शन क्या है। तीसरा उसने कहा कि अब आपका एक्शन करने के लिए किस ऑब्जेक्ट पर, किस कर्म पर वो कर रहा है। हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है जी, किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहा है। रोशनी में आ जाइए। नहीं थोड़ा मैं इधर बीच में आ गया, अभी जाता हूँ उस तरफ। हाँ, तो उसने कहा जी किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहा है, तो आपने जानकारी दी वहां एक इंस्ट्रूमेंट है, ये है, वहां एक एक्टर है, एक ऑब्जेक्ट, ये आपका इंटरलिंगुआ बने। ऑब्जेक्ट ये है, इंस्ट्रूमेंट ये है, एक्शन ये है। आप इनको आप दूसरी भाषा में पहले इनका करस्पॉन्डिंग को बना दीजिए और फिर ग्रामर के हिसाब से उसको बना दीजिए। तो इंटरलिंगुआ क्या होगा, आपने कहा मेरे ऑब्जेक्ट, एक्शन, ये सब आपने डिफाइन कर दिया, वो किसी भाषा के मोहताज नहीं है। तो ये जो इंटरलिंगुआ बेस्ड अप्रोच थी, पहले लोगों ने कहा ये इससे हमें दो लैंग्वेज में काम करना, ग्रामर सीखना, उनके बीच कैसे ट्रांसलेट करना ये नहीं सीखना है। मैं हिंदी से इंटरलिंगुआ में बदल दूंगा, इंटरलिंगुआ से अंग्रेजी में बदल दूंगा। अब जब मुझे अंग्रेजी से हिंदी में करना है तो क्या अंग्रेजी से इंटरलिंगुआ, फिर इंटरलिंगुआ से हिंदी, ये अप्रोच बीच में आई। लेकिन इन सब अप्रोच की समस्या ये थी कि ये ग्रामर की दृष्टि से तो ट्रांसलेशन कर सकते थे, इसका मतलब नहीं कि ये अर्थ की दृष्टि से सही होंगे।
भाई ग्रामर की दृष्टि से मैं कहूँ कि मोहन ने राम को खाया तो ठीक है, जिसको खाया वो भी तो संज्ञा है ना ऑब्जेक्ट, लेकिन खाने की चीज नहीं है। देखिए आप व्याकरण के हिसाब से सही है, आपने कहा एस ओ वी, एस भी संज्ञा होना चाहिए, ओ भी संज्ञा होना चाहिए, और भी तो क्रिया होगा ही होगा, तो राम भी संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है, तो ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत है ना, मोहन को नहीं खा सकता राम। तो कोई खाने की चीज इटेबल, कोई इटेबल चीज होनी चाहिए। अब ये जानकारी कहाँ से, आप तो समझ जाए गलत, आपको पता है खाने की चीज नहीं है, लेकिन जब आपने खाली व्याकरण की दृष्टि से ट्रांसलेशन किया तो उसमें जब तक ये जानकारी नहीं है कि मोहन खाने की वस्तु नहीं है, इसलिए ये ट्रांसलेशन, ये अनुवाद गलत है, ये जानकारी कहाँ से आएगी। तो उन्होंने और कहा, इसमें मैंने आगे लिखा नहीं है, उन्होंने कहा जब आप ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इस अप्रोच में थोड़ा सा आप सुधार कर दीजिए। उसको उन्होंने कहा ऑगमेंटेड ग्रामर कहा, ऑगमेंटेड ग्रामर थोड़ा सा उसमें और बढ़ा दीजिए, कुछ बढ़ा क्या दीजिए, उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स डाल दीजिए कि ये खाने की चीज़ है कि नहीं है, ये काटने की चीज़ है कि नहीं है। अब ये राम ने बोतल से काटा नहीं कह सकते ना, बोतल काटने की चीज़ नहीं है, तो बोतल का पीने की चीज़ है, पानी पीने के लिए है, चाकू काटने की, ये जानकारी भी अगर आप साथ में रख देंगे तो आपका ट्रांसलेशन और सही हो जाएगा। उसको हमने कहा ऑगमेंटेड ग्रामर, ऑगमेंटेड थोड़ा सा बढ़ा के उसको और चीज़ें उसमें और चीज़ें डाल दीजिए, करेक्टर्स डाल दीजिए। पर उससे भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं हो कि आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छा ट्रांसलेशन मिलने लगा, क्योंकि जितनी भी एम्बिग्विटी, जितने भी सेंस की बात थी वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि व्याकरण के हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें थी, और थोड़ा बहुत आपने कहा खाने की है, पीने की, किस तरह की चीज़ें वो डाल दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी उसमें कमियां थी। तो उन्होंने कहा ये भी अप्रोच काम नहीं कर रही, तो फिर आप क्या काम करें। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, आप आपके पास जो है कॉर्पस होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, कॉर्पस। अब कॉर्पस क्या है, देखिए सिंपल कॉर्पस ये है कि आप, मैं इसको बहुत उसमें नहीं करता हूँ डिटेल में, कहा कि जी हमारे पास बहुत बड़ा, हम अपने कम डेटाबेस कहते हैं, बहुत सारा डेटा होना चाहिए, उसी डेटा को हम एनालाइज करके आगे सीखेंगे। मैं एक सिंपल शब्द में रख रहा हूँ। उसमें उन्होंने पहले कहा कि एग्जाम्पल बेस्ड। एग्जाम्पल बेस्ड में यह है कि भाई हमने अपने एक मशीन को एग्जाम्पल दिए और एग्जाम्पल के बेस पर उसको सिखाया कि भाई ये ठीक है, और देखा किसी एग्जाम्पल से मैच करा तो ठीक है। उसमें फिर अर्थ की प्रॉब्लम आती है, उसमें भी अर्थ की प्रॉब्लम आई कि भाई एग्जाम्पल के हिसाब से इसने कहा कि भाई कि राम गया गया, मतलब राम गया तो बिहार में है ना, हाँ गया गया, और उसको जो है उसने दूसरा मोहन गया गया, उन्होंने कहा ये भी ठीक है, मैच करता है ना एग्जाम्पल से, तो सही हो गया। अब सामने बोतल गया गया गलत है, गलत है कहना चाहिए ना, मतलब बोतल तो नहीं जाएगी। तो ये भी एक ये अगली समस्या आई। फिर इसमें उन्होंने कहा एट्रीब्यूट लगाओ, लगा दिए, और फिर भी हर चीज़ के एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे, कितने एग्जाम्पल आपके होंगे, तो ये भी एक समस्या आई, सब नहीं चलेंगे। अल्टीमेटली कहा गया कि वो कुछ नहीं, अब जो है स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन करें, और ये आजकल बहुत एक कॉमन और बहुत ज़्यादा प्रचलित अनुवाद की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि चाइनीज के कितने मिलियन, मैंने 14 मिलियन 15 मिलियन, जो हिंदी के 31 मिलियन शब्द हमने सेंटेंसेस, वाक्य, पूरे वाक्य हमने डाउनलोड किए। अब इसमें क्या करते हैं, वो दो चीज़ें करते हैं। देखिए इसकी भी समस्या है, लेकिन ये हाल काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉल्व करता है। बट आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस, बहुत ज़्यादा संख्या में सेंटेंसेज, या आपको शब्दों का कॉर्पस भी हो सकता है, आपके वाक्यों का भी कॉर्पस हो सकता है, और किसी चीज़ का भी कॉर्पस हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा आप उसमें रखना चाहते हैं, और उसको हम, अब इसमें दो काम ये करता है कि पहले तो एक चीज़ देखें कि भाई किसी भी शब्द की, मैं बहुत सिंपल भाषा में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको समझाने के लिए, भाषा में जितने भी शब्द आते हैं, किसी शब्द की उसमें आने की जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो शब्द आता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बात। आप कोई बड़ा सा गद्य पढ़ लें और एक कोई नावल उठा लें, प्रेमचंद जी का उपन्यास उठा लें, कोई भी गोदान, देखिए कि वो गोदान में है कितनी बार आया, था कितनी बार आया, है ना, था कितनी, है कितनी बार आया, और जो है उसमें और भी आपने कहा कि वह गया कितनी बार आया, है ना, आया कितनी बार आया, सब एक एक शब्द, जितने शब्द आए सबका आपने कहा उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, कितनी बार आया कोई शब्द, एक तो ये है। अब जो शब्द ज्यादा बार आ रहे हैं,
ये है कि वो शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये तो सही है ना, अनुमान की भाई ये शब्द भाषा में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरा हमने ये कहा कि सेंटेंस हमने ले लिए, अब सेंटेंस लेने से उसने सीखना शुरू किया सेंटेंस, वो एक सेंटेंस में कुछ मैच की चीज़ है। अब जब कौन सा किसी भी सेंटेंस में, जैसे आप मैं कहोगे राम चलकर बाजार गया, और कोई सेंटेंस और भी इस तरह आ रहा, अब उसमें यह है कि भाई चलना कितनी बार आया, बाजार कितनी बार आया चलने के साथ में। तो जो शब्दों के जो कॉम्बिनेशन है, आगे पीछे जो संदर्भ है, मैंने कहा चलना, चलना के आगे क्या आया, पीछे क्या आया, कितनी बार आया, ये सारा उसने एनालाइज किया कि इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। कॉर्पस बड़ा क्यों होना चाहिए कि जितना आपका कॉर्पस होगा, जितना ज़्यादा डेटा होगा, उतनी बार उनकी अगर आवृत्ति को आप करेंगे तो आपका रिजल्ट ज़्यादा सही होगा। सारा गणित यहाँ पर है। तो उसको हम कई बार बोलते हैं एन ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। ग्राम क्या खाने पे वो ग्राम नापने वाला ग्राम नहीं है। ग्राम का मतलब ये है कि मैंने कहा कि भाई राम, आपने कहा कि राम गाड़ी से बाजार गया, तो गया के साथ बाजार कितनी बार आता है, बाजार और गाड़ी जाने के साथ कितनी बार आती है। और अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंस में आएगा, तो उतने सेंटेंस में कितनी बार आया, तो आपने कहा कि भाई बाजार के जाने के साथ कितनी बार आया, इसकी हम जो अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, हिंदी में क्या प्रायिकता बोलते हैं शायद, नहीं, हाँ, कितनी प्रायिकता है। इसलिए हम स्टैटिस्टिकल बेस इसलिए कहते हैं कि जब हमने कितनी बार आया तो उससे हम प्रायिकता निकाल सकते हैं ना, कि भाई 10 बार में से 5 बार आए तो भाई 5/10 हाफ है, ये हम निकालते हैं। तो ऐसे सारे वाक्यों का उसने एक काम किया, किस वाक्य में किस शब्द के साथ, से एक शब्द लिया, बाजार गया के साथ कितनी बार आया, तो 1 ग्राम हो गया। हम बाजार के साथ जाने के साथ बाजार को देख रहे हैं, राइट। गाड़ी से बाजार गया, 2 शब्द है, गाड़ी बाजार और जाना। जाने के साथ में गाड़ी और बाजार 2 शब्द है कि 2 ग्राम हो गया। 3 ग्राम भी हो सकता है, 3 शब्द आगे पीछे ले सकते हैं आप। मैं जाने के साथ उसके पीछे आने पीछे 3 शब्द ले लूं, तो इन 3 शब्दों के जाने के साथ आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। कितना, बहुत सारे ग्राम नहीं हो सकते, तो मानते हैं कि 5 ग्राम तक बहुत है। तो अगर आपने एक शब्द के आगे पीछे उसके संदर्भ के साथ 4 अन्य 5 अन्य शब्दों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, उसको आपने कंप्यूट कर लिया। अब इतने सारे सेंटेंस आप यही सब काम कर रहे हैं। तो जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेगा, कोई आपने देखा सेंटेंस दिया, वाक्य दिया, तो पहले तो उसको ट्रांसलेट करके देखा कि भाई, फिर वो देखा कि भाई ओ इसके साथ इसके आने की इतनी संभावना, जिसकी सबसे ज्यादा आने की संभावना थी वो सबसे करीबी अनुवाद होगा, वो सबसे करीबी अनुवाद होगा। अब ये हम क्या करेंगे, हमने सिंपल 2 काम किए कि हमने देखा कि जिन चीजों की संभावना ज्यादा थी, जिस सेंटेंस की, हमने एक सेंटेंस के अगर मैंने हिंदी में दिया, उसका अंग्रेजी में कई ट्रांसलेशन हो सकते हैं। अब मैंने जो पहले से ये अपने सिस्टम को ट्रेन कर दिया स्टैटिस्टिकली, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, किसके किसके साथ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हर शब्द के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, दोनों भाषाओं में ये काम कर दिया मैंने। अब वो काम करने के बाद जब अब दूसरा काम क्या, मुझे ट्रांसलेशन भी करना है, तो वो कैसे करूंगा मैं। अब जब मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो पहले तो मेरे पास शब्दों का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, अब मैं ट्रेनिंग जब मैं दोनों लेता हूं, पैरेलल, हम कहते हैं समानांतर कॉर्पस बहुत जरूरी है। समानांतर का मतलब 2 भाषाएं जो ले रहे, दोनों के सबसे पहले जो काम है, दोनों भाषाओं में अनुवादित सेंटेंस आपके पास होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आपने क्या कहा, हिंदी का ये वाक्य इसके बराबर चाइनीज का इसका ये अनुवाद बनेगा। अब आपको एक इंसान के द्वारा अनुवाद किया हुआ कॉर्पस होना चाहिए, पैरेलल कॉर्पस जिसको हम बोलते हैं। अब वो आपको कितने सेंटेंस, मैंने कहा अगर 31 मिलियन मैंने कहा, तो 31 सेंटेंस अगर आपने चाइनीज के लिए हैं, तो मुझे 31 सेंटेंस हिंदी के भी चाहिए और पैरेलल चाहिए। मतलब ये पहला सेंटेंस चाइनीज है, इसका हिंदी का पहला सेंटेंस है, इसका अनुवाद है। ये दूसरा सेंटेंस चाइनीज का है, ये हिंदी का दूसरा सेंटेंस है, इसका सही अनुवाद है। सही अनुवाद बहुत जरूरी है। जब आप इस दोनों के सही अनुवाद से देखा, अब आपने और एक चीज देखी इसमें कि जब चाइनीज का ये वाक्य था तो इसका ट्रांसलेशन ये वाक्य है, ये देखा ना आपने। फिर ऐसे सब देखते रहेंगे। इसी से आप अपने सिस्टम को ये सिखा रहे हैं कि
अगर ये चाइनीज का ये वाक्य है तो हिंदी में ये वाक्य होने की कितनी संभावना है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब तो ही है ना, तो काउंट करेंगे। अब पूरे के पूरे वाक्य तो मैच नहीं करेंगे, तो आपने क्या किया, यहाँ ये शब्द है तो इसके क्रॉसमेंट ये बार बार हम देख रहे हैं शब्द आ रहा है तो इसके बराबर का ये शब्द होगा। इस शब्द के साथ साथ चाइनीज के शब्द आ रहे हैं, हिंदी के ये शब्द आ रहे हैं। दोनों में जब आपने ये काम कर लिया है तब आप कहेंगे, जब आपको नया वाक्य मिल जाएगा तो आपका सिस्टम इससे ट्रेंड है, तो वो कहेगा कि जी यस, इस तरह की चीज जब आ रही थी तो मेरे पास ऐसा चाइनीज का ऐसा था तो हिंदी का ऐसा आ रहा था, तो इसकी संभावना बनती कि ये ट्रांसलेशन होना चाहिए, और कहीं निकालेगा वो। फिर उसमें जगह सबसे ज्यादा इसकी संभावना है वो मेरा ट्रांसलेशन है, राइट। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, राइट। सारी आवृत्ति, सारी प्रोबेबिलिटी सब निकाल देंगे सेंटेंस की, वाक्यों की, और एक सेंटेंस के दूसरे सेंटेंस में अनुवाद होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये सब निकाल के। बट लेकिन ये केवल आपको संभावित अनुवाद देगा। संभावित अनुवाद सही भी हो सकता है, नहीं हो। डॉक्टर के पास जाते ना हम, उस डॉक्टर के पास जाओ, बहुत अच्छा इलाज करता है, आपके मरने की गारंटी तो नहीं कि नहीं मरेंगे उस डॉक्टर के पास, कोई गारंटी है कि उससे इलाज कराएंगे तो नहीं मरेंगे। वो बहुत बढ़िया डॉक्टर, उसके बाद इलाज करो सब कहते हैं, इसलिए वो बिल्कुल तुम बची जाओगे, नहीं मरेगा, कोई गारंटी देता, कुछ नहीं देता। तो वहाँ भी संभावना है। वो ये कहता है कि उस डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो आपके बचने की संभावना ज़्यादा है। उसी उम्मीद के साथ आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं, बट गारंटी नहीं कि आप बचेंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिस्टिक जो स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन है, इसमें भी हमको संभावित अनुवाद मिलता है वाक्य का, और जो इसका मतलब कोई गारंटी नहीं कि सही अनुवाद होगा। सही होने की संभावना कितनी है? 90% है कि ये ट्रांसलेशन सही है, 90% सही है, 80% सही है, और 85% सही है, 40% सही है। ये आपको ये बताएगा। ये फिर आपको देखना, इसलिए पोस्ट एडिटिंग की जो हम कह रहे थे कि भाई मशीन समर्थित, ये कौन वेरीफाई करेगा? आदमी, कोई ह्यूमन वेरीफाई करेगा। अब इसमें इसलिए मैंने एक बात कही थी कि जब आपने ये कर दिया तो आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो हमने ये जो स्टैटिस्टिकल में हमने सबके प्रोबेबिलिटी सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। फिर हमने नए वाक्य दिए, जैसे मैंने हिंदी चाइनीज कर रहा हूँ, मैंने हिंदी के भी सेंटेंस दिया और अंग्रेजी के भी, और हिंदी के चाइनीज के इतने लाख से मैंने उसको स्टैटिस्टिकली ट्रेन किया, ट्रेन हो गया, मेरा सिस्टम बन गया। अब मैंने नए वाक्य दिए उसको, हिंदी के, चाइनीज की, हिंदी के दे दिए, अब चाइनीज में ट्रांसलेशन करके उसने कर दिया जो सीखा था उसके हिसाब से। अब वो सही हुए कि नहीं हुए, ये कैसे करेंगे? तो इसलिए उसके लिए भी टूल्स बने हुए हैं। वो टूल ये कहते हैं कि जब आप, ये हम टेस्ट कर रहे हैं, अभी पहले तो हमने ट्रेन किया। ट्रेन कैसे किया? कॉर्पस को लेके उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के हमने ट्रेन किया। जब ट्रेन हो गया, सिस्टम को मैंने सिखा दिया, अब मैंने नए फ्रेश शब्द दिए एक भाषा में, कहा तुम नई दूसरी भाषा में इसका ट्रांसलेशन करके दो मुझे, उसने करके दे दिया। अब वो सही है कि नहीं है, कैसे होंगे? तो उसके लिए कहते हैं कि भाई हमारे पास जिनसे हम टेस्ट कर रहे हैं उनका ह्यूमन ट्रांसलेशन पहले से होना चाहिए। जिन सेंटेंस को मैं टेस्ट करने का, मैंने चाइनीज में उसको 100 सेंटेंस दिए कि देख के ट्रांसलेशन करके दिखाओ, उन 100 सेंटेंस का ह्यूमन आदमी के द्वारा हिंदी ट्रांसलेशन मेरे पास पहले से रखा हुआ है। मैंने चाइनीज उसको दे दिया, मशीन ने भी ट्रांसलेशन करके हिंदी में दिया। अब मैं देखो जो ट्रांसलेशन किए हुए सेंटेंस हैं और जो पहले से अनुवादित ह्यूमन द्वारा ट्रांसलेट, उनमें कितनी समानता है, सिमिलरिटी इसको बोलते, उसमें कितनी समानता है। और उसके बेसिस पर हम इवेलुएट करेंगे कि अगर समानता इतने % है, 90% तो मगर मेरा सिस्टम 90% टाइम सही ट्रांसलेशन करके देता है। तो इसको जो ह्यूमन रेफरेंस पॉइंट जो है, जो संदर्भ, जो उसको जो आपका है वो ह्यूमन ट्रांसलेशन होगा, तब टेस्ट करेंगे आप। जब टेस्ट करके आप देंगे तब कहेंगे जी आपका सिस्टम जो है वो कितना प्रतिशत सही ट्रांसलेशन देता है। 100% कभी नहीं देगा, एक बात होगी। तो ये तो होगा आपका इवेल्युएशन। उसके लिए बहुत सारे टूल है हमारे पास, हम बहुत सारे ये स्कोर वो स्कोर कहते हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन समस्या ये आती है कि ये मेथड में भी बहुत सारी कमियां हैं। स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन में लोगों ने कहा इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है कि वो चाइनीज वाला ही होगा ना, अंदर कहा कि चाइनीज ये सिंबल पैटर्न मैच कर लिया, क्या ये मैच कर रहा है, ठीक है, लेकिन है क्या चाइनीज या नहीं पहचान पाए ना। ट्यूरिंग टेस्ट में कह रहा था, राइट, चाइनीज सिंबल डाले, उसने कहा सिंबल तो पहचान ले चाइनीज है, अब मतलब बताओ।
तो पता नहीं। इसमें भी हमने क्या किया, जो हमने ट्रेन करके पैटर्न करके हमने सीखा था, उसके बेसिस पर हमने जवाब दे दिया। आज का मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ बीच में। इथोपिया में भैंस नहीं होती है। अब मुझे कहाँ से पता लगा, मेरा एक मित्र था जेएनयू में, वो भी पीएचडी करता था। तो हम मुनिका में घूम रहे थे, बोला लोबियाल इंडियन काउज आर डिफरेंट। मैंने भैंस देखी। बोला कि भारत की गायें तो बड़ी अलग होती हैं। मैंने कहा गाय नहीं है, भैंस है। तो उसने क्या देखा, गाय जैसा मिलता जुलता देखा तो उसने क्या कह दिया उसको। तो आप भी यही करते हैं, आप पैटर्न मैचिंग करते हैं। आपके दिमाग में पैटर्न है कि गाय से मिलता जुलता है, तो उसको आपने गाय समझ लिया। तो जो स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन है, ये भी यही कर रहा है बेसिकली। उसने इतने पैटर्न सीखे हैं, और जो पैटर्न सीखे उसके हिसाब से कह दिया कि भैया नया आपने दिया, कहा इस पैटर्न के हिसाब से इसकी ये संभावना है। वो सही भी हो सकता है, और लेकिन जब उसने बकरी नहीं कहा, उसने गाय क्यों कहा? क्योंकि गाय से ज्यादा मैच करता है, बकरी से नहीं। बकरी छोटी सी होती है, समझ में आ जाएगा। तो उसने क्या ढूंढा, कितना क्लोज मैच करता है, ये ढूंढा ना दिमाग से। अब उसने मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछा कि गाय और भैंस में अंतर क्या है, बताइए। ये बड़ा और मुश्किल सवाल। बता सकते हैं आप लोग? हाँ, क्या? बस देखने से थोड़ी ज्यादा पता लगा तो कम दूध देती, ज्यादा दूध देती। कलर गाली क्या, कलर क्या मतलब? गाय काली नहीं होती है, गाय भी काली होती है। ये सब सवाल मेरे दिमाग में भी आए। भैंस भी उजली होती है। हाँ जी। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने अपने साले साहब को फोन किया, कि वो वेटरनरी, वो पशु डॉक्टर थे पशुओं के। उन्होंने फोन नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल लैंडलाइन बाद में फोन किया। मैंने बताइए कि भाई ये भैंस और गाय में अंतर क्या होता है, आप तो जानवर के चिकित्सक हैं, बताइए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही। गाय के यहाँ पर कॉलर होता है गले में, देखा ना, लटका हुआ नीचे को, और भैंस का नहीं होता। भैंस की कॉलर नहीं होती है, और गाय की कॉलर होती है लटकी हुई नीचे, हल्का सा, है ना। तो ना गाय और भैंस में ये अंतर है। अब वो मैंने दोस्त को समझ गया तुरंत, है हमारे गाय की तो नहीं होती, गाय की होती, इसकी तो नहीं थी। तो मैंने कहा इसको भैंस कहते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन है, ये पैटर्न मैचिंग है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपने एक पैटर्न देखा, उसके हिसाब से उसको मैच करने की कोशिश की कि जो आपने नया पैटर्न दिया है वो इस पैटर्न से कितना क्लोज मैप करता है, उसको कहेंगे आप ये ट्रांसलेशन है। बट वो सही नहीं है। अब इसलिए लोगों ने कहा कि भाई ये भी इसके बियॉन्ड भी लोग गए। मैं भी आता हूँ, उसमें शायद स्लाइड है नहीं, मुझे याद नहीं। बट ये प्रॉब्लम कहाँ से आई? अक्सर आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जो हमारे पास जो इतनी नॉलेज होती है, जो हम दुनिया से सीखते हैं, वर्ल्डली नॉलेज जिसको मैं कह रहा था, वो बहुत होती है, और जो मशीन के पास नहीं है, और उसको आप कैसे देंगे, कैसे मशीन में स्टोर करेंगे, किस तरह से उसको मशीन में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, ये बड़ी चुनौती का सवाल है, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। कि जो हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, चाहे वो फैक्ट्स हैं, चाहे रूल्स हैं, चाहे जो भी है, उतने सारे हम कहाँ से ढूंढें, और हों भी तो मशीन को कैसे सिखाएं। जब तक वो नहीं होगा तब तक अच्छा ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, ये लिमिटेशन। बट काम चल सकता है, ये एक बड़ी बात। आप गूगल से काम चलाते थे, गूगल उस पर नहीं आता है जिनको, इसलिए तो उस दिन बात हो रही थी कि उसने कहा इस्पात प्लांट को जो लॉ पौधा बना दिया गूगल ट्रांसलेशन से, है ना। स्टील प्लांट को जो है लॉ पौधा बना दिया था, है? तो ये जो इसलिए बनता कि जो मैंने पैटर्न की बात कही थी, लेकिन इससे भी बियॉन्ड जाना चाहिए। आगे चलाना कुछ है तो देखता हूँ। हाँ, ये तो डायग्राम छोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए, इसको तो मैंने बोल दिया बहुत वैसे ही, है ना। हाँ, तो ये भी मैं बोल ही चुका हूँ, कोई ऐसी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, हटा दो, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं खाली चलाता नहीं हूँ, है ना। ये भी हटा दो, मैं बोल चुका हूँ ये सब, है ना। ये तो मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ सब, मतलब में क्या फ़ायदा है क्या नहीं है ना। ये इतना डिटेल में नहीं जाना है। और हटाओ, और हटा दो, ये सब हटा दो। हाँ, ओके।
एक मिनट यहीं रुक जाओ, आगे पीछे उसके पीछे जाना। इससे पहले मैं इस पर बात करूं, एक और बात करो। आजकल हम कहते हैं कि न्यूरो मशीन ट्रांसलेशन हम कहते हैं, मेरे पास स्लाइड नहीं है शायद, ऐसी बात कर लेता हूँ।